So guys, now we will discuss about the pharmacology of adrenergic agonists. Adrenergic agonists are those drugs that act on the receptors that are stimulated by the norepinephrine and epinephrine. They are also called as sympathomimetic drug because they mimic the action of the sympathetic nervous system neurotransmitter that are the norepinephrine and epinephrine. Hence, they are called as sympathomimetic drugs. They are further classified into the three classes. The first one is direct acting adrenergic agonist, indirect acting adrenergic agonist, and the mix direct and indirect acting adrenergic agonist. अब एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं. एक जो होते हैं वो होते हैं कैटिकोलामीन, दूसरे होते हैं नॉन कैटिकोलामीन्स. कैटिकोलामीन्स में नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामीन आ जाते हैं. इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है इनकी, जो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और जितने हमारे एड्रीनर्जिक न्यूरो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके ये डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं, तो इनकी हाई पोटेंसी होती है. दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी इनएक्टिवेट हो जाते हैं. जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है और COMT होता है, वो इनको हाइड्रोलाइज कर देता है, तो इनका इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता एक्शन का. दूसरा जो नॉन कैटिकोलामीन है इनकी पोटेंसी तो कम होती है पर ये इनका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है क्योंकि जो हमारे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो इनको क्लीव नहीं कर पाते हैं. और ये जो है नॉन पोलर होते हैं, तो ये CNS में भी ईजिली पेनिट्रेट हो जाते हैं नॉन कैटिकोलामीन, अनलाइक द कैटिकोलामीन. Now moving toward the class of the adrenergic agonist, the first class is the direct acting. In the direct acting adrenergic agonist, the drugs that are included norepinephrine, epinephrine, dopamine, dobutamine, albuterol, isoproterenol, formoterol, metaproterenol and methoxamine. इन सब के लिए मैंने निमोनिक बनाए हैं, सो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर. लाइक नो डाउट ऑल इज़ फॉर मी. N से नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, D से डोपामीन डोब्यूटामीन, A से एल्ब्यूट्रॉल, इज से आइसोप्रोटीनॉल, FO फॉर से फॉर्मीट्रॉल, ME से मेटाप्रोटीनॉल एंड मिथॉक्सामीन. सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है थेराप्यूटिकली. और भी ड्रग्स हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि थेराप्यूटिकली सिर्फ इनकी ही इंपॉर्टेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो कार्डियोवास्कुलर एक्शन है, ये दोनों जो है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट हैं और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक. इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वो ड्रग्स होती हैं जो हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाती हैं और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक वो ड्रग्स होती हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाती हैं. इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है हमारा जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी. एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारी वेसल्स हैं उन दे एक्ट एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर. नॉरएपिनेफ्रिन जो है ज़्यादा वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट दिखाता है अपना एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रिन. तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इनके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से. लेकिन अगर एपिनेफ्रिन हम देंगे तो जो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन स्लाइटली जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है वो डायलेट करवाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनकी डायलेटेशन करवाता है. इस वजह से जो है स्लाइटली हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डिक्रीज़ हो जाएगा. बाकी दोनों जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगी. इनका थेराप्यूटिक यूज़ भी यही है कि ये जो है हम एनाफाइलैक्टिक शॉक में देते हैं. अब रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का ये रोल है कि ये ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं और स्मूथ मसल जो है हमारे ब्रोंक्यूल्स में उनको भी रिलैक्स करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अक्यूट एस्थमा का अटैक हुआ हो या किसी को डिस्निया हो तो इट विल बी लाइफ सेविंग फॉर दैट पेशेंट टू गिव हिम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. Norepinephrine and epinephrine are also given in the glaucoma because they causes the vasoconstriction of the ciliary blood vessels. तो ciliary blood vessels की जब vasoconstriction हो जाएगी तो हमारा जो एक्यूस ह्यूमर है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा. इसी वजह से जब एक्यूस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ग्लाइकोमा में देने के लिए ये ड्रग्स यूज़फुल है. दूसरी ड्रग्स हैं आप डोपामीन और डोब्यूटामीन.
Dopamine and dopamine also have the positive chronotropic and inotropic effect. They both increase the heart rate as well as myocardial contractility. Dopamine and dopamine both are useful clinically in the treatment of shock as they increases the renal perfusion. Like other adrenergic agonists, norepinephrine or epinephrine, they both constrict the renal artery, while dopamine and dopamine dilates the renal artery and increases the renal perfusion, so it is helpful in the treatment of the shock. Oxymetazoline is therapeutically useful as a nasal decongestant. It decreases the congestive effect in the nasal mucosa, or we also give them to treat the redness of the eye. phenylephrine ये सबस्ट्रेट नहीं होता है COMT जो हमारे एंजाइम्स होते हैं और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का, तो ये इसका एक्शन जो है प्रोलॉन्ग होता है, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक के लिए रहता है क्योंकि ये एंजाइम जो हैं ये इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते हैं। तो ये ड्रग जो है हम ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, तो ये हम देते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वी ऑल्सो गिव देम इन द सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया टू ट्रीट द कंडीशन। अब जो फॉर्मिट्रॉल है और सेल्मिट्रॉल है, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये हम एस्थमा में देते हैं क्योंकि दीज आर दी लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाती हैं 12 आवर्स तक के लिए। तो ये ड्रग्स दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। वेल द नेक्स्ट ड्रग आर दी मेटाप्रोटिनॉल एंड मिथॉक्सामीन। मेटाप्रोटिनॉल भी है जो आइसोप्रोटिनॉल की तरह ही होता है, और इसके COMT और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसका हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, बट इसका जो थेरापिटिकल यूज़ यही है कि ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है और एस्थमा की कंडीशन को रिवर्स करता है। वाइल मिथॉक्सामीन ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो ये हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल है। और सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, प्रोक्सिमल सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, उसमें इसका थेरापिटिकल यूज़ है। अब जितने भी ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट थे डायरेक्ट एक्टिंग, इनका एक थेरापिटिक यूज़ ये था कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे, हार्ट रेट को भी इन्होंने इंक्रीज़ किया। दूसरा ये कि ये एस्थमा में सब यूज़ हुए, ये ब्रोंकोडाइलेटर्स थे ये सब। इनमें से सिर्फ जो ऑक्सीमेटाजोलिन और फिनाइलेफ्रीन था ये जो है नेज़ल डिकंजेस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा था। बाकी ये जो जितने भी हैं ये सब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहे थे, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर रहे थे, ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहे थे, जिनकी वजह से एस्थमा भी ट्रीट हो रहा था। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का ये काम था, ये कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ हो रहा था प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से, तो उनके रिलीज़ को ये बढ़ाते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। दूसरा ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे इनका फंक्शन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से जो रिलीज़ हो रहा था उसके रिलीज़ को ये बढ़ाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे ये काम नहीं करते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग का निमोनिक है कोट, CO से कोकेन, A से एम्फिटामिन, T से टायरामीन। अब एम्फिटामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। दूसरा जो एम्फिटामिन का थेरापिटिक यूज़ है कि ये जो चिल्ड्रन हाइपर एक्टिव होते हैं और जिनको नार्कोलेप्सी होती है, एपेटाइट कंट्रोल करने में ये एम्फिटामिन मदद करता है। दूसरा है कोकेन। कोकेन जो है वो इट एक्ट एज अ लोकल एनेस्थेटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है उनको जाके ये ब्लॉक कर देता है, जिनकी वजह से जो है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन वो प्री साइनेप्टिक स्पेस में अक्यूमुलेट हो जाता है। जब ये अक्यूमुलेट हो जाता है तो ये ज़्यादा देर के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन को ये प्रोलॉन्ग कर देगा कोकेन। टायरामीन जो है वो एंड प्रोडक्ट है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये कैटाकोलामीन्स को रिलीज़ करवाएगा ताकि वो अपने रिसेप्टर्स पे काम कर सकें, लाइक द एम्फिटामिन भी कैटाकोलामीन्स को रिलीज़ करवा रहा था, वाइल कोकेन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवा भी रहा था और उसके एक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहा था।
नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाते भी हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्ट एक्टिंग कहते हैं। और डायरेक्ट एक्टिंग इसलिए कहते हैं इनको कि ये जाके डायरेक्ट रिसेप्टर पे भी काम करते हैं, लाइक डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की तरह। इसमें दो आते हैं, एक है सीडोइफ्रीन और एफिड्रीन। इसको आप निमोनिकली पेप से भी याद कर सकते हैं। इन दोनों का फंक्शन यही होता है कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन भी करवाते हैं, और एफिड्रीन जो है वो माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जबकि सीडोएफिड्रीन जो है इसका जो है एक्शन प्रोलॉन्ग होता है, क्यों एज़ कम्पेयर टू एफिड्रीन, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है हमारे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और COMT जो है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इसका एक्शन प्रोलॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एफिड्रीन। नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट वो ही होंगे, सेम होंगे जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है और जो इफेक्ट जाहिर करता है। एक तो होता है हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा रहे थे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। अगर इनका ओवरडोज हो जाए तो एरिथमिया प्रोड्यूस हो सकता है, हेडेक प्रोड्यूस हो सकता है, इंसोम्निया, क्योंकि जब भी हम एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं तो हाइपर एक्टिव हो जाता है पर्सन, इस वजह से हेडेक और इंसोम्निया प्रोड्यूस हो सकता है। नोजिया एंड ट्रिमर्स जो है ये प्रोड्यूस करवाते हैं, इसीलिए हम नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो है हाइपरथायरॉयड के पेशेंट को और हाइपरग्लाइसीमिक जिनको भी डायबिटीज़ होती है उन पेशेंट्स में हम नॉरएपिनेफ्रिन देना अवॉइड करते हैं।